हेलो हाय एवरीवन। हाँ बेटा, अपन गाउस लॉ वाला जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा इसका न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है ना। इस लेक्चर में यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। अब देखते हैं सबसे पहले अपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा न्यूमेरिकल्स में कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप फार्मूला पुटअप करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसकी लैंग्वेज को पकड़ेंगे, ठीक है ना। कॉपी पेन आपके पास है ही है और आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। एक अर्धगोला, कैसा गोला है, अर्ध, अर्ध का मतलब आधा गोला। तो अपन को एक आधा गोला बनाना है, ठीक है ना। वो आधा गोला है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले तो अपन को तैयार करना है एक अर्धगोला, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने एक अर्धगोला तैयार किया, आधा गोला तैयार हो गया। और ये अर्धगोला एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। आगे कहा है कि इसके बंद प्रेस से विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आपको वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसने कहा है विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स हमसे पूछा है तो क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे सुनिए, यदि वैद्युत क्षेत्र, अब यहाँ पर लगा दी इसने शर्त। अब शर्त क्या लगाई है, ध्यान देना। यदि वैद्युत क्षेत्र इसके आधार के समांतर है, तो बेटा ये अर्धगोला, ये अर्धगोले का क्या है बेटा, कि सर ये तो अर्धगोले का आधार है, कि ठीक है अर्धगोले का क्या है, आधार। इसके आधार के समांतर है, कौन समांतर है बेटा, वैद्युत क्षेत्र। तो आधार ये है एक्स अक्ष। अब आधार ये है तो इस आधार के समांतर, आप देख रहे होंगे आधार लाइन के समांतर, आधार लाइन के समांतर, आधार लाइन के समांतर, आधार लाइन के समांतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखेंगे, ई वेक्टर से। तो ई वेक्टर, डायग्राम कंप्लीट हुआ। आगे ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन भी लेना है। तो दूसरा क्वेश्चन इसी सवाल का है। दोबारा से एक अर्धगोला बनाइए, ठीक है ना। एक अर्धगोला, सर अर्धगोला तैयार, ठीक है ना। आगे कहा है कि यदि वैद्युत क्षेत्र, सेकंड पॉइंट कह रहा है इसके आधार के लंबवत है। तो बेटा ये लाइन क्या है इसका, कि सर ये लाइन तो इसका आधार है, ठीक। अब आधार के लंबवत, बेटा आधार के लंबवत कौन है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये आधार है एक्स अक्ष, इसके लंबवत इधर ऊपर की ओर, आप देख रहे होंगे आधार के लंबवत 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आधार के लंबवत, आधार के लंबवत, आधार के लंबवत, यही तो लिखा हुआ है ना। तो आधार के लंबवत कौन है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें जो ई वेक्टर है वो आधार के समांतर है, इसमें जो ई वेक्टर है वो आधार के लंबवत है, क्लियर है ना। दोनों कंडीशन फॉलो कर ली। अब इन दोनों कंडीशंस में हमें निकालना है क्या, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, जो वैद्युत फ्लक्स है वो गाउस का जो नियम है उसकी हार्टबीट है। अब गाउस के नियम की हार्टबीट वैद्युत फ्लक्स है। इस वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आता है आपको, कि सर आता है, क्या है, कि ए एस कॉस थीटा। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ा कि किस तरीके से कुछ सवाल दिया हुआ था, ठीक। अब मैंने देखा इसमें फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई एस कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, जो फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम फ्लक्स का एक फॉर्मूला और जानते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तीव्रता एक सदिश राशि है, सरफेस एरिया भी सदिश है, लेकिन फ्लक्स कैसा है, अदिश। अब देखिए ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ई वेक्टर की डायरेक्शन है ऊपर, ई वेक्टर की डायरेक्शन है इधर। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन तो क्वेश्चन में गिवन है।
अब देखिए एस वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर है ना। अच्छा एस क्या होता है? सरफेस एरिया। सर सरफेस एरिया की डायरेक्शन किधर होती है? बेटा सरफेस एरिया की डायरेक्शन होती है लंबवत बाहर। किधर होती है बेटा? लंबवत बाहर की ओर। किसकी डायरेक्शन? बेटा सरफेस एरिया की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देखिए ये गोला ले लिया, अब ये गोले का जो आधार है इसके सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये दिखाई दे रही है एस वेक्टर, लंबवत बाहर। इधर भी सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये है एस वेक्टर, क्लियर है ना। क्योंकि सरफेस एरिया किधर होगा? जैसे हम ये डस्टर ले लें, इस हिस्से का सरफेस एरिया बाहर, इधर वाले हिस्से का बाहर यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, इस हिस्से का सरफेस एरिया भी बाहर। ऐसे ही मैंने मान लिया ये अर्धगोला है तो नीचे वाले हिस्से की डायरेक्शन किधर है? नीचे की ओर। डायरेक्शन सरफेस एरिया की किधर ली है? नीचे की ओर। अब आपको देखना है एंगल। क्या देखना है? एंगल। क्योंकि ई का डायरेक्शन ले लिया, एस का डायरेक्शन ले लिया, अब हमें चाहिए कि थीटा दोनों डायरेक्शन के बीच में कितना कोण बन रहा है। कोण की बात करो तो बेटा ई जा रहा है ऊपर, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जा रहा है ई, और एस जा रहा है नीचे। बेटा दोनों के बीच का एंगल बताओ कि सर ये एंगल हो गया 180 अंश, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ई वेक्टर जा रहा है ऊपर, एस वेक्टर जा रहा है नीचे, एंगल हो गया 180 विपरीत। आगे ध्यान देना, ये जो लाइन है ये ई वेक्टर की दिशा है, ई वेक्टर इधर जा रहा है, एस वेक्टर नीचे जा रहा है। बेटा एंगल कितने का है? सर ये यहाँ पर एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको दोनों साइड एंगल मिल जाए, एंगल जैसे ही मिल जाए तो आप देख लेना प्रश्न में पूछा गया वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई ए बराबर ए एस कॉस थीटा, और थीटा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ऐसे इधर लगा दो, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ए एस कॉस थीटा, थीटा कितने का बेटा? 180 डिग्री का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। आगे ध्यान देना, फाई ए बराबर ई एस, बेटा साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। जिनको याद नहीं है वो याद कर लें कि कॉस 90 का मान 0 होता है, और 0 का जब ई एस से गुणा होगा तो बेटा फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। पहला क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, फाई ए बराबर ई एस और कॉस 180 अंश का मान याद रखिए माइनस का 1, ठीक है ना। तो -1 का ई एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा फ्लक्स आ जाएगा माइनस का ई एस। तो बेटा एक साइड में फ्लक्स आ रहा है नेगेटिव, एक साइड में आ रहा है 0, और अपन ने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी किया था वहाँ साफ साफ देख लिया था कि फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है? एक साइड में नेगेटिव आ रहा है, एक साइड में 0 आ रहा है। अब सीधा सीधा ये क्वेश्चन क्या था कि एक अर्धगोला है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, आपसे फ्लक्स पूछा है, लेकिन कब पूछा है? सर दे रखी है जब वैद्युत क्षेत्र आधार के समांतर है और जब वैद्युत क्षेत्र आधार के लंबवत है। तो बेटा जब वैद्युत क्षेत्र आधार के लंबवत था तब फ्लक्स आया माइनस ई एस, और जब वैद्युत क्षेत्र आधार के समांतर है तब आ रहा है 0। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, कोई भी एक टुकड़ा पूछ ले, या तो आधार के समांतर वाला या आधार के लंबवत वाला, ठीक है, या फिर दोनों क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा, अगला न्यूमेरिकल हमारे सामने है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, ठीक है ना। मुख्य आधार यही है कि लैंग्वेज को पढ़ना और उसको पकड़ लेना कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी पूरी बात को सुनिए, ठीक है ना। अच्छा, क्या कह रहा है? दो सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेश
बेटा रेखीय आवेश वितरण जब हमने सीखा तो पता चला कि रेखीय आवेश किस में फैलता है, किसी तार पर। तो रेखीय आवेशों का मतलब तो हो गया बेटा तार। क्या हो गया? तार। अब सवाल को पढ़ें। दो सीधे समांतर लंबे तार, ठीक है ना। तो अपन को दो तार लेने हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अच्छा, दोनों तार सीधे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर भी हैं, लंबे, इसका मतलब इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। तो अपन ने अनलिमिटेड लंबाई मान ली, अनंत मान लिया, ठीक है ना। तो दो सीधे समांतर लंबे तार ले लिए। आगे ध्यान देना, इन तारों पर रेखीय आवेश घनत्व एक पर है λ1 और दूसरे पर है λ2। तो एक का रेखीय आवेश घनत्व क्या है? λ1, और दूसरे का रेखीय आवेश घनत्व क्या है? λ2। अच्छा, ये क्या है? आवेश घनत्व। इसका मतलब एकांक लंबाई के आवेश, क्योंकि लैम्डा का सूत्र क्या होता है? Q/L। तो एकांक लंबाई का आवेश है, इसका मतलब इन तारों पर आवेश का वितरण हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी लंबाई में आवेश का वितरण कर दिया और इस तार की लंबाई में भी आवेश का वितरण कर दिया। कि सर क्यों किया? दोबारा सुन लें। क्योंकि λ1 λ2 क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। तो इनकी लंबाई में आवेश उपस्थित है कि नहीं है? ठीक है सर। सवाल कहाँ तक पढ़ लिया? यहाँ तक, ठीक। आगे सवाल को पढ़िए कि इनके मध्य प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक चाहिए। किसका व्यंजक? बल का, फोर्स चाहिए कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। सीधी सी बात है, दो तार है, इस तार पर भी आवेश है, इस तार पर भी आवेश है, तो एक आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। अब प्रतिकर्षित करेगा तो इन दोनों के बीच में बल तो लगेगा ही लगेगा। उस बल का व्यंजक बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहले तो क्वेश्चन को पकड़ लिया, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोनों तार कैसे? समांतर। अरे समांतर हैं तो दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी। उस दूरी को हमने कितना मान लिया बेटा? r। दोनों तारों के बीच की दूरी r मान ली। अच्छा, एक तार पर आवेश है, यह तार नंबर 1 और यह तार नंबर 2। तो ये तार पर आवेश है तो ये तार भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इस तार पर आवेश है तो ये भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये गाउस के नियम का एप्लीकेशन है। कि सर गाउस के नियम का कौन सा एप्लीकेशन है? कि सर फर्स्ट एप्लीकेशन है। क्या है? तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अपन ने गाउस के नियम का एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट पढ़ा होगा। अब फर्स्ट एप्लीकेशन में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या था? वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। अपन के जितनी भी एप्लीकेशन है, जितने भी डेरिवेशन है, उनके फॉर्मूले याद किए थे। तार वाले का आंसर आया था λ/2πε0r, ठीक है। अच्छा सर, अब एक बात आ रही है कि तार तो हमारे पास दो हैं, तार नंबर 1 और तार नंबर 2। ये कौन से तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला है? बेटा चाहे पहले से निकाल ले चाहे दूसरे से निकाल ले, ठीक है ना। अगर तुम पहले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो तो पहले तार पर लिखा हुआ λ1, तो आप λ1 लिख देना। और अगर आप दूसरे तार के कारण निकाल रहे हो तो लगा देना λ2। ई का मान आ जाएगा। इसका मतलब तार पहले ने इतनी दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया अपने तार के चारों ओर, ठीक है ना। इस वैद्युत क्षेत्र में दूसरा तार रखा है तो उस पर कोई ना कोई बल लगेगा, ठीक है ना। तो अपन ने लिखा तार 2 पर लगने वाला वैद्युत बल। अच्छा सर, बल क्यों निकाला अपन ने?
बल इसलिए निकाला क्योंकि तार पर लगने वाले बल के व्यंजक को प्राप्त करना है, अपन से बल ही तो पूछा है तो बल निकालना पड़ेगा। अच्छा बेटा, बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F बराबर E इंटू क्यू। सर पढ़ा तो है, तीव्रता का सूत्र पढ़ा है ना, E बराबर F अपॉन क्यू, तो F बराबर क्या हो गया, E इंटू क्यू। अच्छा क्यू क्या है, आवेश। अच्छा कौन से तार का, के दूसरे तार का, जिसका है लैम्डा 2। तो बेटा लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन L होता है ना। तो लैम्डा 2 बराबर हो गया Q अपॉन L, तो Q बराबर हो गया लैम्डा 2 इंटू L। किसका मान आ गया बेटा, सर Q का आ गया। तो एक काम करिए, ये Q का मान और ये E का मान दोनों यहाँ लगा दो, ठीक है। तो अपन ने नीचे एक लाइन लिखनी है, मान रखने पर, और मान रखते ही आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्लियर है ना। क्या करना था, पहले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला भी याद है। अच्छा लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है, तो Q बराबर लैम्डा इंटू L हो गया। अब इस Q का मान और इस E का मान यहाँ लगा दो, E और Q के स्थान पर, ठीक है ना। तो बोलो बेटा F बराबर क्या लिखें, E के स्थान पर लगाया लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q के स्थान पर क्या लगाना है, लैम्डा 2 इंटू L। बल का व्यंजक आ गया ना। लेकिन एक बार फिर से सवाल को देख लेना, पूछा गया है कि प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, इकाई का मतलब अपन कह सकते एकांक, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल चाहिए। तो एक काम करो, बल तो है ही है, अगर सवाल में प्रति इकाई लंबाई दे रखा है तो L को बटे में ले आइए, और नहीं दे रखा तो आप आंसर यहीं छोड़ दीजिए। सर यहाँ पर दे रखा है तो क्या करूँ, F L को बटे में ले आओ, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो गया, बराबर में लिखा हुआ है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में लिखा हुआ है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी के साथ ये न्यूमेरिकल भी समाप्त हुआ। कितना बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन था। बस ध्यान रखना, यदि प्रति इकाई लंबाई शब्द दे रखा है तो L बटे में लेके आना है, अन्यथा बटे में लेके नहीं आना, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, PDF आपके पास है ही है, साथ ही साथ हर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस आपको करते रहना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा, अगला तीसरा क्वेश्चन आज का आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान देना, बड़े सिंपल वे में, ठीक है ना। क्वेश्चन को आसान बना सकता है, कौन बना सकता है, वो है क्वेश्चन को हमने किस तरीके से पढ़ा। क्वेश्चन को पढ़ना ही क्वेश्चन को आसान बना देता है। अगर हमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, अपन क्वेश्चन देखते ही घबरा गए, ओ इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लेना है। अगर आपने वो लैंग्वेज पकड़ ली ना तो क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे सॉल्व एक XY तल में, तो सबसे पहले तो XY तल ही बना लो, जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे कर लेना, ठीक है ना। तो एक XY तल में स्थित इस XY तल में रखिए लंबी समरूप आवेशित परत। तो बेटा इस XY तल में एक परत रख दो, एक परत रख दी, और वो भी कैसी है बेटा, आवेशित। इस परत पे आवेश भी दिखा दो। सर XY तल में हमने क्या रखा है कि परत रखी है, और लंबी, इसका मतलब इसकी लंबाई ऊपर भी बहुत है, लंबी परत रख दी। कौन से तल में रखी है सर, XY तल में रखी है। आगे सवाल को पढ़िए, इस परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व। तो बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व का अक्षर क्या होता है कि सर सिग्मा। तो सिग्मा का मान कितना है, देखिए 5 × 10⁻⁻16, मात्रक लगा दो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर।
तो बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व तो लग गया सिग्मा का मान। आगे बढ़िए, 0 इतना क्वेश्चन हो गया, 2 लाइनें कवर हो गई। दोबारा से सुन ले, एक्स वाई तल में एक एक्स वाई तल है, इसमें लंबी समरूप आवेशित परत रख दी, ठीक है सर। इस परत का पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा दे दिया, ठीक है सर। 2 लाइनें कवर हुई, पहली और दूसरी। तीसरी लाइन पर आइए, 0.1 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है रेडियस r, 0.1 मीटर। आगे बढ़िए, इस त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है, ठीक है ना, एक घेरा है गोलाकार वृत्ताकार, इसकी जेड अक्ष से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो भैया ये तो रही एक्स अक्ष, ये कौन सी है, वाई अक्ष है। अच्छा जेड अक्ष ये होती है ना, जानते होंगे सब। अब जेड अक्ष के साथ साफ साफ लिखा है, जेड अक्ष से 60 अंश का कोण बन रहा है। तो भैया ये जो जेड अक्ष है, इस जेड अक्ष को अपन ऐसे आगे बढ़ाया, इस जेड अक्ष से 60 अंश का कोण बनाइए, तो बन गया। और 60 अंश के कोण पे क्या रख दीजिए, वृत्ताकार लूप। बेटा ये 60 अंश का कोण बन गया, यहां पर रख दीजिए एक वृत्ताकार लूप, यह रख गया लूप, ठीक है ना। आगे देखें, आपसे पूछा क्या है, ठीक, क्वेश्चन में पूछा है इससे पारित, पारित का मतलब पार करने वाला या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आपसे पूछा गया फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल आपके सामने हो गया। अब बताइए, सवाल में जो दे रखा था सबसे पहले उसको देखा, अभी हमने सवाल को सॉल्व नहीं किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लिया कि क्वेश्चन में ये ऐसे ऐसे लैंग्वेज है। अब क्या करना है कि निकालना है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स लिखिए आप, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है वो आप मुझे बताइए। कि सर वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ई एस कॉस थीटा, पढ़ा हुआ है कि हाँ सर पढ़ा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें, ध्यान देना। फाई ई बराबर, अच्छा ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, कि सर सवाल परत का है तो परत के कारण होगी। इसका मतलब गाउस नियम का एप्लीकेशन नंबर सेकंड है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन सेकंड परत का है, आवेशित परत का, और परत के कारण वैद्युत क्षेत्र ई का मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा एस क्या है, सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया। अच्छा किससे गुजरने वाला फ्लक्स पूछा है, कि लूप से। सर लूप की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है r, तो बेटा इस लूप का सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। गोलाकार नहीं है, शब्द है वृत्ताकार, तो बेटा वृत्त का सरफेस एरिया s होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, याद होगा आपको। अब बात आ रही है कॉस, साथ में लिखा हुआ है थीटा। अच्छा ये थीटा किस किस के बीच बनता है, वैद्युत क्षेत्र और सरफेस एरिया के बीच। और फ्लक्स कहते कैसे हैं, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो बेटा 60 अंश का कोण तो ये बन गया, लेकिन इससे गुजरना कैसे है, लंबवत। तो ये जेड अक्ष दिखाई दे रही है डॉट डॉट वाली, इस जेड अक्ष के लंबवत लाइन खींचो, खींच ली। ये है लंबवत रेखा, किसके लंबवत, कि सर जेड अक्ष के लंबवत। जेड अक्ष कहाँ है, ये रहा। इस जेड अक्ष के लंबवत लाइन खींची, जिसमें से ये कोण है 60 अंश का, तो भैया ये कोण 30 अंश का होगा कि नहीं होगा, कि सर होगा। तो बेटा ये एंगल यूज करना है लंबवत वाला। क्यों, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखा। तो लंबवत यूज करना है, इसका मतलब जेड अक्ष
जो भी है जेड अक्ष से कोण कितने का बनना है 60 का, लेकिन हमें जेड अक्ष के लंबवत चलना है। तो बेटा 60 ये हो गया, तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री, ये कितना बचा 30। तो बेटा इस कॉस का मान यहाँ यूज होगा। हाँ यहाँ पे गलती बहुत होती है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं अधिकांश स्टूडेंट, बहुत सिंपल वे में देखते हैं, सिग्मा का मान दिया है, ई का जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगा दो, एस की जगह पाई आर स्क्वायर लगा दो, थीटा। सर जी सवाल में देख लो कोण कितने का है 60 का, तो वो 60 लगा देते हैं। 60 लगाते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 60 नहीं 30 का यूज होना है। अब क्यों होना है इसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ, लंबवत, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ध्यान देना, सॉल्व करना रह गया है, बाकी का वैल्यू पुटअप करें, इसका आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन में जो समझाना था वो समझने वाली बातें खत्म हुई। देखिए सिग्मा का मान अपन को दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का अपन को याद है, पाई का मान 3.14, आर की जगह आर का मान लगा दो 0.1, कॉस 30 का मान लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ध्यान देना, फाई ई बराबर सिग्मा के स्थान पर क्या लगा दो 5 गुणा 10 की घात -16, ठीक है सर। अच्छा बटे में आ जाओ, 2 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान लगा दो 8.85 गुणा कितना होता है बेटा 10 की घात -12 ही होता है ना, ठीक। अच्छा गुणा आगे लिखा हुआ है आपके पास पाई का मान 3.14 लगा दो या 22/7 जो आपकी इच्छा करे। अच्छा गुणा आर का स्क्वायर, आर कितना दे रखा है सवाल में 0.1, तो अपन ने लगा दिया 0.1 का स्क्वायर गुणा कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान कितना होता है बेटा शायद √3/2 होता है, ठीक है ना। और √3 का मान तो आप जानते ही होंगे ना कि सर ये जो √3 है इसका मान है 1.732, ये √3 का मान हो गया। अब आपका बचा क्या, बचा है सर सिर्फ कैलकुलेशन। क्या बचा है बेटा, कैलकुलेशन बची है। अरे कैलकुलेशन क्यों बच जाएगी, उसको सॉल्व करिए और उसका आंसर निकालिए, ठीक है ना। रफ कॉपी पेन आपके पास आई है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालें। मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप अपना जो कैलकुलेशन से आंसर आया उससे मैच करा लेना कि हमने जो कैलकुलेशन का आंसर लिखा है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं ऐसा नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है। फाई ए बराबर आंसर शीट कह रही है 4.44 गुणा 10 की घात -7, ये आ गया हमारा फाई ई। फाई क्या था वैद्युत फ्लक्स, वही पूछा था कि कितना होगा, इसका मात्रक लगा देना। फॉर्मूला क्या है ई एस कॉस थीटा, ई का मात्रक क्या है न्यूटन पर कूलम इनटू सरफेस एरिया का है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज हमने जो भी न्यूमेरिकल्स करे हैं, इन न्यूमेरिकल्स का बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस आए अपन के किसी चैप्टर में 30 हों या 40 हों, क्वेश्चन कितने भी हों, अपन को आसानी से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आ जाए उसके बाद हम फॉर्मूले की ओर चले जाएं। फॉर्मूला पुटअप करने के बाद फिर कैलकुलेशन, क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ये 2-3 स्टेप होते हैं, उनको आराम से अपन ले सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो अपन लेक्चर नंबर 7 में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल।